हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई हो आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, तैयारी में मग्न होंगे, है ना। चलिए आज के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है शिक्षा का उद्देश्य, जो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है ना। शिक्षा के उद्देश्य आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे का जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको जल्द से जल्द मिल जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य जाने से पहले हम लोग उद्देश्य क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। उद्देश्य होता क्या है ना। अब उद्देश्य, उद्देश्य और लक्ष्य, लक्ष्य दोनों देखने में सुनने में तो लगता है कि एक ही चीज है ना। दोनों सुनने में लगता है एक ही मीनिंग है दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लक्ष्य, है ना, लक्ष्य फिक्स होता है। लक्ष्य क्या होता है? फिक्स होता है, और वो कभी चेंज नहीं होता है। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के पीछे का जो मंशा है वो उद्देश्य होता है ना। मान लीजिए किसी का भी कोई कुछ गोल हो, हमको ये करना है, तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है ना। तो हम कह सकते हैं कि उद्देश्य एक पूर्णदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है ना। मतलब ये क्या है? किसी क्रिया को संचालित करता है। उद्देश्य रहित शिक्षा शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को लक्ष्य विहीन तथा उदासीन बनाती है ना। बिना उद्देश्य का शिक्षा, बिना उद्देश्य का शिक्षा शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को लक्ष्य विहीन बना देती है। मतलब कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको करना क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। बस आप किए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं। आप गड्ढा खोदे जा रहे हो, गड्ढा खोद रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आप गड्ढा खोद क्यों रहे हैं। एक पता तो होना चाहिए ना कि गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। तालाब बनाने के लिए, कि कुआं बनाने के लिए, कि नाली बनाने के लिए, आपको पता तो होना चाहिए उसका बेनिफिट क्या है ना। इसमें बीडी भाटिया कहते हैं, उन्होंने कहा है कि उद्देश्य उद्देश्य ज्ञान के बिना शिक्षक, उद्देश्य के ज्ञान के बिना शिक्षक उस नाविक के समान है जो जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता, है ना। यानी कि बिना उद्देश्य का, बिना उद्देश्य के जानकारी का एक शिक्षक उस नाविक के समान है जिसको पता ही नहीं है कि लक्ष्य क्या है ना। उसे पता ही नहीं है कि उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है ना। और शिक्षार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, टाइपिंग इधर है। समान है जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाती हुई तट की ओर बहती जा रही है ना। मतलब कि शिक्षार्थी को अगर पता नहीं है कि उसका उद्देश्य क्या, उसका लक्ष्य क्या है, तो समुद्र में जो नाव चलती है ना, जो पता ही नहीं कि किधर जाना है, किस दिशा में जाना है। जिधर से लहर आ रही है उधर उधर चली जा रही है ना। जिधर से लहर तो उधर से चली जा रही है। अब बात करें शिक्षा, तो शिक्षा क्या है? शिक्षा आजीवन चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है। आजीवन चलने वाली गतिशील एवं सामाजिक प्रक्रिया है ना। कभी रुकती नहीं है। शिक्षा के अभाव में कोई भी देश अपना विकास नहीं कर सकता है ना। शिक्षा के बिना कोई भी देश अपना विकास नहीं कर सकता। अर्थात सॉरी, गला में थोड़ा खास है। अर्थात शिक्षा को आधार बनाकर ही अपने देश तथा समाज की विकास प्राथमिकताओं के आधार पर कर सकता है ना। अतः प्रत्येक व्यक्ति, संस्था तथा राष्ट्र के जीवन में उद्देश्यों का अत्यंत महत्वपूर्ण महत्व है ना। उद्देश्य के, बस मान लीजिए कि उद्देश्य के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि इसका उद्देश्य क्या है, तो कुछ काम करने का कोई मकसद नहीं है, कोई फायदा नहीं है ना। अब बात करते हैं शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। तो अगर वास्तव में देखें ना, तो वास्तव में देखा जाए तो शिक्षा का कोई अपना उद्देश्य नहीं होता है ना। अपना कोई उद्देश्य नहीं है। उसका वही उद्देश्य होता है जो समाज के उद्देश्य होते हैं, है ना। समाज की जो आवश्यकताएं हैं वही उसका उद्देश्य है, उसी को फुलफिल करना उसका उद्देश्य है ना। अलग अलग जगह पर अब देखते भी होंगे कि अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग रहते हैं, है ना। अलग अलग उनका सोच अलग होता है, उनका मकसद अलग होता है ना।
तो अलग अलग जगहों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। हाँ, इसलिए उनकी शिक्षा के उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं। कोई नौकरी के लिए पढ़ रहा है, कोई पढ़ने के लिए पढ़ रहा है, कोई पढ़ाने के लिए पढ़ रहा है ना, कोई बिजनेस के लिए पढ़ रहा है। तो सबका अपना अपना अलग अलग उद्देश्य है ना। और उद्देश्यों को ना सीमा में, किसी बाउंड्री बाउंड्री में आप नहीं बांध सकते हैं, किसी रूम में कैद करके नहीं रख सकते हैं, किसी बाउंड्री लाइन में आप बाउंड्री के अंदर नहीं रख सकते हैं ना। उसको आप नहीं, वो हमेशा चेंज होते रहेगा। आज मान लीजिए आपका उद्देश्य है कि नौकरी लेना है, हाँ, आप नौकरी के लिए पढ़ेंगे। जब नौकरी मिल जाएगी तो आपका होगा कि भाई मेरा उद्देश्य हम फ्यूचर सेट करें, सेविंग्स करें, इन्वेस्टमेंट करें, कुछ अगर हुआ किसी का कोई छोटा सा बिजनेस भी कर लें, है ना। तो अपना अपना उद्देश्य चेंज होते रहता है, समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार चेंज होते रहता है। इसमें कोई गलत ये नहीं है ना। अब शिक्षा के मुख्य उद्देश्य जो है मेनली हम लोग तीन तरह से समझेंगे, है ना। पहला है व्यक्तिगत उद्देश्य, दूसरा है सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और थर्ड है राष्ट्र संबंधी उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू नेशन। मतलब जो शिक्षा का उद्देश्य है, व्यक्ति को भी डेवलप करना है, समाज को भी डेवलप करना है, विकसित करना है, उसको भी जानकार बनाना है, और देश को भी सशक्त बनाना है ना। अब बात करते हैं शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य की, है ना। शिक्षा के व्यक्तिगत व्यक्तिगत मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, पर्सनल यानी किसी एक पर्सन का, है ना, किसी एक पर्सन का या किसी एक फर्म का, इस तरह से होता है व्यक्तिगत, है ना। तो शिक्षा शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य तात्पर्य शिक्षा द्वारा बालक के व्यक्तिगत रुचियों, उसकी व्यक्तिगत क्षमताओं और उसकी विशेषताओं के विकास को बल देना है ना। शिक्षा का जो व्यक्तिगत उद्देश्य है वो किसी व्यक्ति की जो रुचि है, उसकी जो क्षमता है ना, और उसकी जो विशेषता है, उसी को डेवलप करने का काम करती है ना। उसी को डेवलप करने पर ज्यादा ध्यान देती है। इसके अंदर निम्नलिखित उद्देश्य आते हैं, जिसमें पहला है शारीरिक विकास का उद्देश्य। शारीरिक विकास का जो उद्देश्य है, शारीरिक से क्या समझते हैं? मतलब फिजिकली डेवलपमेंट। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी आदमी अगर फिजिकली फिट नहीं है तो वो कोई भी काम नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? कोई भी आदमी अगर फिजिकली फिट नहीं होता है तो कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा, सही समय पर नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसलिए शिक्षा का जो उद्देश्य है शारीरिक विकास करना, है ना, क्योंकि उसके बिना शरीर की सहायता से ही उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है ना। तो उसके बिना कोई भी अचीव नहीं कर पाएगा कोई भी आदमी, है ना, चाहे वह भौतिक उपलब्धियां हो या आध्यात्मिक। सबकी प्राप्ति तभी हो सकती है जब उसका शरीर स्वस्थ होगा, है ना, जब उसका शरीर स्वस्थ होगा। इसलिए कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है ना। अगर आप फिजिकली फिट हैं, आप स्वस्थ हैं, तो ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण हो सकता है। स्वस्थ मस्तिष्क मतलब आप सीख सकते हैं, अच्छी चीज बातें सीख सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, अगर आप डेली आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं, आए दिन तबियत खराब होती रहती है, तो क्या होगा? आप आए दिन डॉक्टर के पास आते रहेंगे, उसी में परेशान रहेंगे, मेंटली फिट नहीं हो पाएंगे, मेंटली आप स्ट्रेस्ड होने लगेंगे। तो आप क्या अपना उद्देश्य, जो आपका लक्ष्य है, वो प्राप्त कर पाएंगे? कभी नहीं। अगर आपका लक्ष्य है कि हमको स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, तो आपकी तबीयत खराब होती रही तो आप क्या प्रैक्टिस कर पाएंगे? आप नहीं ना कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आज बच्चा को फिजिकली डेवलप किया जाता है ना, फिजिकली डेवलप किया जाता है। उसके बाद आता है मानसिक या बौद्धिक विकास का उद्देश्य, है ना। अब सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आप फिजिकली फिट हैं लेकिन मेंटली आप स्ट्रांग नहीं है, तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। मेंटली भी स्ट्रांग होना जरूरी है ना। मानसिक दृष्टि से मजबूत व्यक्ति वो मतलब टफ डिसीजन हमेशा ले सकता है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकता है। किसी तरह का प्रॉब्लम हो, वो आसानी से अपना बात रख सकता है ना। वही अगर मेंटली वीक है थोड़ा सा कोई, तो सोचते क्या पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, अगर खराब हो गया तो क्या होगा, है ना। और जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, जो भी बच्चे स्ट्रांग होते हैं, वो डरते नहीं है, जो करना है वो करते हैं, है ना। इसलिए आजकल शिक्षा के माध्यम से बच्चे में मानसिक शक्तियों के विकास पर जोर दिया जाता है ना। मानसिक शक्तियों पर के विकास पर जोर दिया जाता है ताकि उसकी स्मृति, निरीक्षण, कल्पना, तर्क, चिंतन, मनन, सामान्यीकरण, निर्णय लेने की क्षमता का
विकास हो सके। अगर मेंटली स्ट्रांग होगा तो वो अच्छे से तर्क भी कर सकता है, चिंतन भी कर सकता है ना, और डिसीजन भी ले सकता है ना, डिसीजन भी ले सकता है। और इनकी सहायता से सही गलत की पहचान कर सके। सबसे जरूरी बात की मानसिक रोगों से बच सके। अगर मेंटली फिट है तो मेंटल प्रॉब्लम उनको नहीं होंगे। मेंटली अगर फिट नहीं है तो स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी, एंजाइटी बढ़ेगी तो डिप्रेशन बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह की समस्याएं आते रहेगी, है ना। इसलिए बच्चों में क्या होता है कि मेंटली प्रिपेयर किया जाता है, मेंटली डेवलप किया जाता है उनको, है ना। और थर्ड है नैतिक और चारित्रिक विकास का उद्देश्य। अब देखिए क्या है कि मान लीजिए आप कितना भी पढ़ लिख लें, कितने भी ज्ञानी हो, अगर आपका मोरल कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो किस काम का, किसी भी काम का नहीं है ना। इसलिए आपको कैरेक्टर डेवलप करना बहुत जरूरी है। आपका जो कैरेक्टर है उसको बनाना क्योंकि देखिए देखो देखो बेटा, क्या होता है कि कैरेक्टर बनाने में सालों लग जाते हैं, है ना। लेकिन उसको अगर खराब करना है तो उसके लिए 1 सेकेंड ही काफी है, 1 मिनट ही काफी है ना। तो अगर आप ज्ञानी हैं तो भाई ये भी जरूरी है कि आपका कैरेक्टर अच्छा हो, तभी ना आपका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा लोगों के बीच, है ना। आप ज्ञानी हैं, पीएचडी होल्डर है, रिसर्च स्कॉलर है, सब कुछ है, लेकिन आपको बात करने का तमीज नहीं है, तब क्या फायदा, कोई फायदा तो नहीं है ना। किसके साथ कैसे बात करना चाहिए, क्या बात करना चाहिए, कितना बात करना चाहिए, ये सब चीज आपको अच्छे से आना चाहिए, है ना। आप किसी को रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं तो क्या फायदा, है ना। क्योंकि क्या है ना कि हर एक समाज का अपना अपना विचार होता है ना। हर एक समाज का, आपका समाज का कुछ और होगा, मेरा समाज का कुछ और है ना। उसका नियम होता है। तो इस मतलब कि समाज का क्या होता है कि मेरे अनुसार चलेगा तो उसका कैरेक्टर अच्छा है, उसका नैतिक मोरल कैरेक्टर मोरल अच्छा है ना। तो वही नैतिकता कहलाता है ना। उसका पालन करना ही नैतिकता कहलाता है। उसके लिए चारित्रिक शक्ति का होना आवश्यक है। हम चाहे व्यक्तिगत दृष्टि से देखें या सामाजिक दृष्टि से, व्यक्ति का नैतिक व चारित्रिक विकास होना आवश्यक है ना। किसी भी दृष्टि से आप देख लीजिए, उसका अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए। इसलिए क्या होता है ना, इसलिए हम लोग दूर होते चले जाते हैं। अगर आपका कैरेक्टर नहीं है तो आपसे दूर होते चले जाएंगे आप। होता है ना कि उसके अनुसार सामने हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप अच्छे हों तो कुछ लोगों के लिए बुरे हों, हो सकता है। सबके लिए आप अच्छे नहीं हो सकते हैं, सबके लिए आप बुरे नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि आपके थ्रू किसी को कोई हर्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो, है ना। जर्मन शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने कहा है, उच्च नैतिक चरित्र के निर्माण को ही उच्च नैतिक चरित्र के निर्माण ही शिक्षा है ना। उन्होंने कहा है कुछ नैतिक चरित्र का निर्माण ही शिक्षा है। नेक्स्ट है आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, है ना। आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। अब क्या है कि हर हर समाज, हर परिवार का अपना कल्चर होता है ना, उसका अपना है। तो वो क्या है कि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ते जा रहा है, लोग क्या होते उसको भूलते जा रहे हैं ना। हम ही को अगर आज से 2 पीढ़ी पहले का बारे में पूछा जाए तो हमको नहीं पता है ना। तो संस्कृति बचाने का काम कैसे कर सकते हैं हम लोग? शिक्षा के माध्यम, घर में तो कोई इतना डिस्कस करता नहीं है ना। तो शिक्षा के माध्यम से इसको इसी कोशिश की जा सकती है ना। भारतीय संस्कृति हमेशा से आध्यात्मिक संस्कृति की श्रेणी में आती है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज हम लोग धीरे धीरे अपनी मूलभूत संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसलिए आज बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है जो बच्चों को आध्यात्मिक मूल्यों की जानकारी देकर उनके आध्यात्मिक विकास कर सके, है ना। और अपने व्यक्तित्व को भारतीय संस्कृति के अनुकूल ढाल सके। मान लीजिए हम जिस समाज में रह रहे हैं तो वहां के अनुसार तो हमको ढलना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए हमारे संस्कृति अलग है, लेकिन दूसरे संस्कृति को बुरा बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो आप दूसरे संस्कृति में जा रहे हैं तो वहां के अनुसार आपको ढलने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी जो कल्चर है उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। तभी ना हमारी संस्कृति बचेगी। नेक्स्ट है बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास का उद्देश्य। अब क्या है कि अगर ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल ही सब कुछ करते रहें तो डेवलपमेंट तो नहीं हो पाएगा ना। सही मायने में बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण डालना जरूरी है, क्योंकि तभी तो नई नई चीजों की खोज होगी, है ना। उसका इंटरेस्ट उसमें जाएगा तो, है ना। आज हम लोग खोज करेंगे तब ना नेक्स्ट पीढ़ी उसका उपयोग करेगी, है ना। तो बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास का उद्देश्य।
सभी प्रगतिशील देश के लिए विज्ञान एवं तकनीकी में समझ और रुचि रखने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है ना। सभी सभी कंट्री में, कोई भी कंट्री, चाहे छोटा कंट्री हो बड़ा कंट्री हो, है ना, सभी कंट्री में वैसे स्टूडेंट्स की जरूरत है, वैसे लोगों की जरूरत है जो साइंस में इंटरेस्ट रखते हो, है ना। खास खासकर भारत जैसे देश में अगर हम रूढ़िवाद व अंधविश्वासों को खत्म करना चाहते हैं तो हमें बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना बहुत जरूरी है। भारत में क्या है, रूढ़िवादिता बहुत थी, आज तो बहुत कम हो गया है ना, लेकिन रूढ़िवादिता बहुत थी, है ना। तो उसको खत्म करना है, तो खत्म कैसे होगा, जब तक लोग साइंस के बारे में नहीं जानेंगे, लोग ये नहीं सोचेंगे कि हाँ इस तरह से होता था, ऐसा भगवान ने किया। अरे सब कुछ भगवान थोड़ी कर रहे हैं, सब वो डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कर तो वो नहीं रहे हैं ना, करना किसको है, हमको और आपको। आज हम लोग हवाई जहाज का यूज कर रहे हैं, क्या भगवान ला करके दिया आपको? नहीं, किसने किया, तो हमारे साइंटिस्ट ने, उन्होंने खोज की, सालों की मेहनत की, तब जा करके एरोप्लेन का इजाद हुआ, है ना। अब मान लीजिए मोबाइल फोन हम लोग यूज कर रहे हैं, तो क्या हाँ, तो भगवान दिए ला करके? नहीं, आपके पास भगवान ने आपको आपको जन्म दिलाया, है ना, आपका दिमाग दिमाग दिया आपको, है ना, आप उसको यूज करेंगे तभी ना। तो कितने लोग इस पर में काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी, आज एआई का जमाना आ गया है, आप कुछ भी बोलिए भाई वो बता देगा, है ना। एआई का जमाना, तो क्या टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना है आपको, आपको टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना है, आपको नहीं गुलाम बनना, टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना है, आपको टेक्नोलॉजी को गुलाम बनाना है ना। आप टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए अच्छे से, आज कंप्यूटर यूज कर रहे हैं हम लोग, तो कंप्यूटर को हम ही चला रहे हैं ना, कंप्यूटर हमको नहीं चला रहा है ना। तो इस तरह से अगर बच्चे निकलेंगे जिनका सोच अलग होगा, कुछ नया करने की होगी, तो नए नए टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगे, है ना। उसके बाद आता है नागरिकता की भावना का विकास का उद्देश्य, है ना। अब आप जिस देश में रहते हैं, जिस देश के नागरिक हैं, वहां के प्रति आपको तो वफादार तो रहना पड़ेगा ना। अब सभी बच्चों में नागरिकता की भावना होना अति आवश्यक है, क्योंकि अच्छे नागरिकों के अभाव में देश की प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है, जिस समाज के लोग बुरे होंगे उस समाज का डेवलपमेंट हो सकता है क्या, कभी भी उस समाज का भला नहीं होगा। इसलिए बच्चों में नागरिकता की भावना का विकास करने के लिए सबसे पहले उनके अंदर अच्छी आदतों के साथ साथ नेतृत्व करने की क्षमता का विकास करना बहुत जरूरी है, यानी गुड हैबिट्स जितना होगा उनके अंदर, बच्चे के अंदर, और लीडरशिप क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, वो आगे चल करके अपने देश का नेतृत्व भी कर सकते हैं ना, देश का नेतृत्व कर सकते हैं, समाज का नेतृत्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है वातावरण के साथ अनुकूलन करने का उद्देश्य। तो देखिए, वातावरण के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना, वातावरण को बचाना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि आपके अपने सुविधा के लिए वातावरण को ही खत्म कर दे, इन्वायरमेंट को ही खत्म कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कराना भी है ना, पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कराना है, ताकि व्यक्ति और समाज को स्थायी रूप से संतुष्टि मिल सके, तथा शिक्षा के द्वारा बच्चों में सामाजिक चेतना, सामाजिक गुण, सामाजिक कार्यों में प्रभावी भागीदारी, सामाजिक कार्यों के प्रति आदर भाव, सहयोग की भावना आदि को विकसित किया जा सके, है ना। नेक्स्ट है आर्थिक सक्षमता के विकास का उद्देश्य। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप कितनी डिग्रियां क्यों ले रहे हैं, महंगी महंगी डिग्रियां क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ तो हो उद्देश्य, है ना। तो उसमें से एक आर्थिक सक्षमता, मतलब आर्थिक रूप से आप कैपेबल हो सके, है ना, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, इंडिपेंडेंट हो सके, इसलिए भी तो आप पढ़ रहे हैं ना, ये भी तो उद्देश्य है ना। पर्सनल उद्देश्य ये भी होता है ना, कि हम पढ़ेंगे तो हम अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छी कमाएंगे, तो अच्छा लाइफ स्टाइल जिएंगे, है ना, अच्छा बिजनेस करेंगे, जो भी है ना। तो बच्चों में ये शुरू से ही ये भावना विकसित करना चाहिए, है ना। बच्चों में आर्थिक सक्षमता का विकास करना भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ताकि वह अपने ऊपर निर्भर बच्चों की आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके। आप कितना भी पढ़ लेंगे, अगर आप अपनी जरूरत ही नहीं पूरा कर सकते हैं तो क्या फायदा, कोई फायदा ही नहीं है। आप दूसरे पर डिपेंडेंट रहने से क्या फायदा, इतने पैसा खर्च करते हैं, आजकल लोग लाखों रुपए लगा करके इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टर करोड़ रुपए लगाते हैं डॉक्टर करने में, है ना, लाखों रुपया खर्च करते हैं अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में, है ना, करते हैं ना। तो वो तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है ना, तो उसका आउटपुट तो होना चाहिए ना, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है, आपने मेहनत की है, तो उसका यूटिलाइज कीजिए, उसका यूटिलाइज कीजिएगा तो आपका लाइफ सही होगा, आपका लाइफ सही होगा तो आपके डिपेंडेंट का लाइफ सही होगा, आपके डिपेंडेंट का लाइफ सही होगा तो समाज के प्रति अच्छा मैसेज जाएगा जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट है
शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य। अब ये तो अभी तक तो हमने पढ़ा व्यक्तिगत उद्देश्य, पर्सनल उद्देश्य क्या होता है शिक्षक का, है ना, पर्सनल उद्देश्य। तो अब बात करते हैं सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य क्या होता है, समाज के लोगों के प्रति क्या उद्देश्य है उसकी, है ना। तो उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, समाज तो कोई व्यक्ति नहीं है ना, समाज कौन है, हम और आप ही है ना। तो हमारे द्वारा, है ना, हमारे द्वारा समाज का कुछ उत्तरदायित्व होता है, हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है, उसको विकसित करना है, उसको आगे बढ़ाना है। समाज व्यवस्था थोड़ा सामाजिक भावना के विकास से, है ना, सामाजिक भावना का विकास करना बच्चों में। इसमें बच्चे में समाज के प्रति अगर जागरूक करें, समाज के बारे में इमोशन है उसे, तो जाहिर सी बात समाज के लिए कुछ काम करेगा करेगा ना। इमोशन ही ऐसा चीज है जो आपके हिसाब से सब कुछ करा लेगा, है ना। इमोशन ही ऐसा चीज है जो आपसे हर वो चीज कराएगा जो आप करना नहीं चाहते हैं, है ना। तो इमोशन है तो आप सब कुछ करेंगे। नहीं देखते हैं फैमिली के लिए सब कुछ लड़ जाते हैं, सब कुछ खो देंगे फैमिली बचाने के लिए। लेकिन वही अगर कोई दूर का आदमी है, कोई जिससे आपका इमोशंस नहीं जुड़ा हुआ है, कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फैमिली में अगर कुछ घटनाएं घट रही हैं, कुछ भी इंसिडेंट हो रहा है, तो आपको फर्क पड़ता है, आप नहीं चाहते हुए भी फर्क पड़ता है ना। तो इसमें क्या है, एक मिनट थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। पहला है बच्चों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। पहला क्या है, बच्चों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। आपको आपको फीलिंग होगी तब ना आप उसका उत्तरदायित्व निभाएंगे। आपका फीलिंग ही नहीं है तो आप कैसे उसकी जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकते हैं। बिना मन का कोई काम कर सकता है क्या, अगर मन होगा तो भी तो कर सकते हैं ना। बिना मन का तो काम, बिना इच्छा का तो कोई काम नहीं कर सकते हैं। आपसे करा सकता है कोई, या करा भी सकता है तो एक दिन करा लेगा, 2 दिन कराएगा, तीसरे दिन नहीं करा पाएगा, है ना। तो बच्चा समाज का क्या है, एक अभिन्न अंग होता है ना। बच्चा जो है समाज का अभिन्न अंग होता है, और वह अपनी छोटी से बड़ी जरूरतों के लिए समाज पर निर्भर रहता है ना। हर छोटी छोटी जरूरतों के लिए वो समाज पर निर्भर रहता है, और वह सभी की जिम्मेदारी है कि वह समाज में संपन्नता लाने का प्रयास करे, और यह सभी की जिम्मेदारी है कि वह समाज में संपन्नता लाने का प्रयास करे एवं अपने सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह स्वेच्छा के साथ करे, है ना। सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह स्वेच्छा के साथ कर सके, इसके लिए स्वेच्छा से, कोई जबरदस्ती नहीं, है ना। इसके लिए बच्चों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना जरूरी है ना। वो तो बच्चों सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो विद्यालय को समुदाय की इकाई के रूप में संगठित करना होगा, है ना। नेक्स्ट है समाजवादी समाज की स्थापना करना। नेक्स्ट है समाजवादी समाज की स्थापना करना। समाजवादी समाज की स्थापना करना। भारत क्या है, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है ना, डेमोक्रेटिक। यहाँ सभी धर्मों सभी धर्मों के लोग रहते हैं ना, जिसमें प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता, समानता एवं सुरक्षा का विशेष महत्व है ना। हर एक नागरिक की अपनी स्वतंत्रता है, उसकी समानता है ना। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा के माध्यम से समाजवादी समाज की स्थापना हो सके। हमारे समाज में डेली लड़ रहे हैं तो डेमोक्रेटिक होने का तो कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ तो मिलजुल करके रहना है ना। इसकी प्राप्ति के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जो जातिवाद, संप्रदायवाद, प्रांतवाद, स्त्रियों को निम्न स्तर से देखना, बाल विवाह, बाल श्रम इत्यादि जैसे बुराइयों को दूर कर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, है ना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके, है ना। अब क्या है, सबसे ज्यादा लड़ाई किसमें होता है, कास्टिज्म को लेकर के लड़ाई होता था, संप्रदाय को लेकर के लड़ाई होता था, है ना। प्रांत को लेकर के लड़ाई होता था, तब अलग अलग स्टेट बने हैं, है ना, है ना। अभी देखिएगा कि बिहार जैसे कि बिहार से झारखंड अलग हो गया। अब बिहार में मिथिलांचल की मांग कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं ना। तो ये सब चीज क्यों है, प्रांत को लेकर नहीं, मेरा अपना राज्य होगा, मेरा अपना होगा, जिला के लिए डिमांड करते हैं, जिला मेरा अपना जिला होगा। तो उससे क्या होगा, फायदा भी होता है, वे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई जगह पिछड़ा हुआ है, कोई पिछड़ी हुई जगह है, तो अगर छोटा सा एरिया होगा तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा ना। बड़ा एरिया में थोड़ा सा दिक्कत होता है। और ये सब शिक्षा से ही हो सकता है। अगर लोग शिक्षित हैं तो ये सब काम आसानी से हो जाएगा, है ना। उसके बाद सामाजिक बुराइयों का अंत करना। अब देखिए समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं ना, और बहुत सारी बुराइयां फैली हुई हैं,
है ना। बहुत तरह का अंधविश्वास है, बहुत तरह का रूढ़िवाद है। अब लोग बीमार होते हैं, लोग होते हैं नहीं कोई भूत लगा दिया, लोग बोलता है ना, इस गांव देहात में खास करके जाइएगा तो लोग भूत लगा दिया, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो क्या है, आपको जब शिक्षित रहेंगे तभी ना ये सब बात आपको पता होगी। आपको पता ही नहीं था, कोई बोला अगर वहां तो इस तरह का काम हो रहा है, आपको पता ही नहीं, आपको सोचने समझने की आपको शक्ति ही नहीं है, झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है ना। तो ये सब कहाँ से आएगी? शिक्षा से आएगी, है ना। तो भारत में रूढ़िवाद एवं अंधविश्वास के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे बाल विवाह। बाल विवाह पहले छोटे छोटे बच्चों को विवाह, पर्दा प्रथा, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, पर्दा प्रथा। जो जो स्त्रियां विधवा होती थी उनको पुनर्विवाह नहीं पर रोक थी, है ना। ये गलत है ना, कि जिसके पास काफी उम्र पड़ी हुई है तो क्यों रोकना है भाई, उसकी इच्छा है, अगर वो चाहे तो अपना जीवन आगे बढ़ा सकती है ना। अब रोकना हमारा कोई कर्तव्य या धर्म तो नहीं है ना, हम जबरदस्ती क्यों करें? हाँ, अगर बात आएगी उसकी जिम्मेदारी लेने का, हम और आप तो लेंगे नहीं ना। तो वो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र होना चाहिए, उसको उसकी इच्छा होनी चाहिए कि दूसरे रिश्ते में वो बंधना चाहती है या नहीं चाहती है ना। उसके डिसीजन का सम्मान करना चाहिए, है ना। उन्हें रोकना नहीं चाहिए किसी भी तरह का। ये समस्या हमेशा से राष्ट्रीय प्रगति में बाधक होती है। जाहिर सी बात है, अगर इस तरह के प्रॉब्लम होंगे तो देश तो कभी डेवलप कर ही नहीं पाएगा। इसलिए आज शिक्षा के माध्यम से ऐसे समाज का निर्माण करना आवश्यक है जो समाज में, और यहाँ भी मिस्टेक है, टाइपिंग एरर थोड़ा सा ज्यादा हो गया लगता है, समाज में फैले बुराइयों को समाप्त कर सके, है ना। ऐसे शिक्षक क्या, उससे क्या फायदा जहाँ पे हम रोक ही नहीं सकते हैं, सही गलत, सही क्या है गलत है पहचान ही नहीं कर सकते हैं, गलत को रोक ही नहीं सकते हैं, तो ऐसे शिक्षा से तो कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए जो इस तरह के बुराइयों को रोक सके, है ना, इस तरह के बुराइयों को रोक सके। नेक्स्ट है सामाजिक उद्देश्य को व्यापक रूप में स्वीकारना। देखिए, सामाजिक उद्देश्य को व्यापक रूप में, बड़ा बहुत बड़े ये में एक्सेप्ट करना चाहिए, छोटे में नहीं, है ना। कि हम, अब मेरा फैमिली है तो बस मेरा ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अब कट्टरता नहीं होना चाहिए कि हम इस धर्म के, यही धर्म के लोग यहाँ रहे रहना चाहिए, इसके अलावा कोई धर्म नहीं रह सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सामाजिक उद्देश्य से ही समाजवाद का जन्म हुआ है ना। इसलिए हमें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य को संकुचित अर्थों अर्थात कट्टर राष्ट्र समाजवाद के रूप में न लेकर व्यापक अर्थ तथा प्रजातंत्रात्मक समाजवाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए, है ना। उसके बाद है जन शिक्षा का प्रसार करना, है ना। जन शिक्षा मतलब कि बहुत सारे लोगों को शिक्षित करना, है ना। मास एजुकेशन बोलते हैं उसको, है ना। यदि हम वास्तव में समाज का भला चाहते हैं तो हमें जनसाधारण तक शिक्षा को पहुंचाना होगा, है ना। मान लीजिए जो पिछड़ी हुई जगह है, पिछड़े हुए लोग हैं, तो वहां तक तो हमें पहुंचाना पड़ेगा ना, वो तो नहीं आ सकते ना, उनके पास तो उतना सुविधा ही नहीं है, तो कहाँ से आएंगे हमारे पास बोलते बोलते। इसलिए हमें निःशुल्क एवं सार्वजनिक शिक्षा के साथ साथ, देखिए शिक्षा तो फ्री है, 8 क्लास तक फ्री है, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की जरूरत है। समान अधिकार तो है, शिक्षा का अधिकार तो है, लेकिन समान अवसर क्या मिल रहा है उसको? अगर नहीं मिला तो उसको देना है ना। जरूरत है जन साक्षरता का कार्यक्रम आयोजित करना आवश्यक है। बहुत बड़े स्तर पर इस पर काम करने की जरूरत है ना। क्योंकि अभी भी बहुत सारी पिछड़ी हुई गांव है जहाँ पे वो साधन नहीं है, स्कूल नहीं है, या रोड नहीं है, तो लोग जा नहीं सकते हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जा नहीं सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। जब तक वो लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक पूरा देश कभी भी शिक्षित नहीं हो सकता है। अब ये तो सामाजिक उद्देश्य थे, अब शिक्षा के राष्ट्र संबंधी भी उद्देश्य हैं कुछ। देखिए, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जो समाज है उसकी जिम्मेदारी आप फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या आता है? देश, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, तो मेरा भी तो उस देश के प्रति कुछ लाइबिलिटी होनी चाहिए ना, मेरा भी कुछ योगदान होना चाहिए उसके विकास में, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो चलिए, शिक्षा के व्यक्तिगत तथा सामाजिक उद्देश्य के साथ साथ राष्ट्र संबंधी उद्देश्य भी हैं जो इस प्रकार है ना। सबसे पहले बच्चों में क्या करना चाहिए? बच्चों में भावात्मक एकता का विकास करना चाहिए, है ना। इमोशनल इंटीग्रेशन का विकास करना चाहिए, क्योंकि अगर इमोशनली एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे तो उनमें क्या होगा? यूनिटी नहीं आएगी। यूनिटी नहीं आएगी तो क्या होगा? बिखर जाएंगे, है ना। बिखर जाएंगे तो क्या होगा? देश देश बिखर जाएगा, है ना। तो भावात्मक एकता, इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए, है ना।
किसी भी देश की सुरक्षा के लिए उस देश के नागरिकों में एकता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकता ही वह हथियार है जो दुश्मनों से बचा बचा सकता है ना। अगर यूनिटी आप लोगों के बीच नहीं है तो दुश्मन से आप नहीं बच सकते हैं, क्योंकि आप अकेले पड़ जाएंगे ना। अकेले आप किससे, कोई किसी से जीत सका है क्या? नहीं। और शिक्षा ही वह माध्यम है जो यूनिटी को सूत्र में बांध सकता है ना। शिक्षा ही है। ये तो ऊंच नीच जाति नाम पर लोग बरगलाते हैं ना। शिक्षा ही बच्चों के अंदर मैं की जगह हम की भावना का उत्पन्न कर सकता है। मान लीजिए आप ग्रुप में रह रहे हैं तो भाई हम सबको ही है ना, सिर्फ अकेले तो नहीं रह सकते हैं। उसी तरह से देश है, देश में तो सब कुछ रह रहे हैं, तो वहां पे मैं नहीं होना चाहिए, वहां पे हम होना चाहिए। साथ ही सभी को उचित दिशा प्रशिक्षण प्रदान करती है, जब बच्चों में भावात्मक एकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। उसके बाद आता है राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करना, है ना। भावना राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करना, डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, है ना। किसी भी राष्ट्र के पुनर्निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय एकता का होना आवश्यक है ना। कोई भी राष्ट्र को अगर पुनर्निर्माण करना है तो राष्ट्रीय यूनिटी होना चाहिए। इसके अभाव में राष्ट्र क्या होगा, कमजोर हो जाएगा तथा प्रभावहीन हो जाता है। इसलिए सभी नागरिकों में राष्ट्रीय एकता का होना आवश्यक है ना, ताकि इसके रास्ते में आने वाली किसी भी प्रकार की बाधाओं को दूर किया जा सके, है ना। और इसके लिए शिक्षा के माध्यम से सभी नागरिकों में देश प्रेम की भावना का विकास करना होगा, है ना। देश प्रेम का अगर भावना नहीं है तब देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी जो होगी आप निभाएंगे ही नहीं। तो क्या मतलब है, हमको क्या मिलेगा, इससे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वही देश के प्रति प्रेम है तो आप उसकी जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं। ये देखते हैं हम आर्मी मैन लोग, कुछ भी हो जाएगा, जान चल जाए, लेकिन देश की सुरक्षा से वो लोग कुछ भी नहीं मानते हैं। देश की सुरक्षा को सबसे पहले ऊपर, चाहे वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो या फैमिली प्रॉब्लम हो या रिलेशन जो भी है, जिस किसी तरह का प्रॉब्लम हो, सबसे ऊपर क्या होता है उनका, देश होता है। सबसे पहले देश की सुरक्षा है। मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, है ना। और अकेले का, अगर अकेला कोई सैनिक है तो क्या वो दूसरे देशों के सैनिक को सामना कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। तो यूनिटी होना जरूरी है ना। अब मान लीजिए आप ग्रुप में है, आप ही का आदमी कोई आपका इन्फॉर्मेशन लीक कर दे रहा है, तो आप लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि घर मतलब घर में ही जो बैठा हुआ है, जो घर में ही है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन तो उसको मिल रही है, तो वो तो बांटेगा ही। बांटेगा तो फिर नुकसान किसको होगा? आपका नुकसान तो होगा ही ना। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा की भावना का विकास करना, है ना। अब तो देश के प्रति जिम्मेदारी, लेकिन अब मान लीजिए देश को आप लीड कर रहे हैं तो आपको इंटरनेशनली भी आपको देखना पड़ेगा, है ना। इंटरनेशनल रिलेशन भी आपको अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कोई भी देश अकेले कुछ नहीं कर सकता ना। हर एक ही देश में सारा कुछ तो मिलता नहीं है। वो बहुत सारी चीज ऐसी जो दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल फर्टर्निटी। अब वैश्वीकरण के इस युग में, यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, फ्रेटर्निटी होगा, आर होगा, है ना, एक आर होगा। युग में राष्ट्रीय एकता के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ भी सॉरी, यहाँ भी ज्यादा ही हो गया लगता है, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा की भावना का होना आवश्यक है ना। इससे विश्व शांति बनाए रखने में मदद मिलती है ना। अगर किसी भी देश में कोई घटना घटित होती है तो कोई भी देश स्वयं को उससे अलग नहीं रख सकता कहीं भी। अगर क्या दूसरा देश इफेक्टेड नहीं होता है? होता है, क्योंकि इसका प्रभाव विश्व के समस्त देशों पर पड़ता है ना। इसलिए शिक्षा के माध्यम से विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा की भावना का विकास करना बहुत जरूरी है। क्या रशिया यूक्रेन का युद्ध चला तो क्या दूसरे देश अफेक्टेड नहीं हुए? हुए। इंडोनेशिया, इसराइल एंड फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है, क्या उससे दूसरे लोग इफेक्टेड नहीं है? इफेक्ट नहीं हो रहे हैं? इफेक्ट हो रहे हैं, अफेक्टेड हो रहे हैं, है ना। तो प्रभावित होते हैं, प्रॉब्लम होती है। हाँ, वो अलग बात है कि अपनी दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश करता है, अगर वहां से काम नहीं बना तो, लेकिन इफेक्ट होता है ना। क्या घर में आप देखिए ना, आपकी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आपको तकलीफ नहीं होती है? होती है। आपके पड़ोसी में किसी को तकलीफ हो तो आपको तकलीफ नहीं होती है? होती है। उसी तरह से यहाँ भी है। उसके बाद है गरीबी व बेरोजगारी को दूर करना। अब देखिए भारत जैसे देश में क्या गरीबी व बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है ना। गरीबी और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है भारत देश में, जहाँ गरीबी और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए हमें शिक्षा के प्रारूप इस प्रकार का बनाना होगा कि वह गरीबी के स्तर को ऊंचा उठा सके, गरीबी के स्तर से ऊंचा उठ सके, वो आत्मनिर्भर बनने में
सहायता कर सके। देखिए अब गरीबी बेरोजगारी तो है, उसको तो एक आदमी को जरूर नहीं कर सकता है, उसके लिए क्या करना होगा, सबको काम करना पड़ेगा। सबको काम करना पड़ेगा तो कैसे उसको तैयार करेंगे सबको काम करने के लिए? तो उसके लिए शिक्षा ही बेहतर उपाय है, क्योंकि सबको ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो नौकरी अगर ना मिले, क्योंकि देखिए नौकरी तो सबको नहीं मिल सकती है ना, नौकरियां तो सीमित है ना, नौकरियां तो सीमित है। तो नौकरियां सीमित है, इसलिए उसे ऐसा स्किल्स डेवलप करना चाहिए बच्चों के अंदर, जो अगर नौकरियां ना मिले तो वो खुद का व्यवसाय कर सके, जिससे उसका जीविकोपार्जन चलाने में कोई परेशानी ना हो, किसी दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट ना हो, है ना। इसलिए आजकल देख रहे होंगे वोकेशनल कोर्सेज ज्यादा आ रहे हैं ना, हर तरफ वोकेशनल कोर्सेज हैं, है कि नहीं है। ट्रेडिशनल कोर्स से थोड़ा सा हट रहे हैं लोग, जिसको लगता है कि नहीं हमको ये कोर्स करना है, कर रहे हैं, टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, है ना। उसके बाद राष्ट्र की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करना। आप देखिए, आप ये शिक्षा की जिम्मेदारी है कि उसके देश की क्या नीड है ना, है ना, उसका क्या नीड है उसको पूरा करना। इस उद्देश्य के तात्पर्य ऐसे शिक्षा से जो देश के तत्कालीन समस्याओं के समाधान तथा उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वहां के लोगों को तैयार कर सके। अब देखिए देश में अगर आवश्यकता जो है उसको अगर फुलफिल में नहीं हो तो क्या होगा, देश आगे बढ़ पाएगा? कभी नहीं बढ़ पाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, देश तो काम करने नहीं जाएगा, नहीं देश तो लड़ने नहीं जाएगा ना, कौन उसके लिए काम करेगा? तो देश में जो लोग रह रहे हैं तो उसको क्या, लोगों को तैयार करना होगा। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, लोगों को ऐसे तैयार किया करे कि वो देश के प्रति अपनी जवाबदेही अच्छे से जवाबदेही ले, है ना। क्योंकि जब तक मनुष्य के मन से स्वार्थ की भावना खत्म नहीं होगी तब तक उनमें नैतिकता की भावना का विकास नहीं हो सकता है, और इसके लिए शिक्षा से बेहतर कुछ भी नहीं है। देखिए स्वार्थ, सेल्फिश होना, सेल्फिश होना होना चाहिए जगह पर, लेकिन जहां जरूरत है वहां पे सेल्फिश नहीं होना पड़ेगा आपको। आपको स्वार्थ से परे हट करके लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। अब देखिए अभी कुछ एक दो साल पहले महामारी आई थी, कोरोना आई थी ना, तो वहां पे क्या, अगर सेल्फलेस हो जाते मेडिकल मेडिकल टीम अगर सेल्फलेस हो जाती, स्वार्थ हो जाते, है ना, स्वार्थ रहता उनके अंदर, सेल्फलेस नहीं होते, तो क्या लोगों की जानें बचती? उतनी सारे जाने, कितनी जाने चले जाती, गए बहुत सारे जाने गए, लेकिन और भी जाने जा सकती थी ना। लेकिन मेडिकल विंग ने आगे आकर फ्रंट फ्रंट लाइन में आकर के, है ना, फ्रंट लाइन में आकर के अपने जान को जोखिम में रख करके लोगों को सेवा किया ना। चाहे वो नर्सेस हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, है ना, चाहे वो फार्मासिस्ट हों, जो भी हो, है ना, चाहे वो एक छोटा सा एम्बुलेंस ड्राइवर हो, चाहे वार्ड बॉय हो, सब ने अपने स्वार्थ से परे हट करके लोगों के लिए काम किया कि नहीं किया? नहीं तो क्या होता है, जब नौकरी नहीं करेंगे क्या फर्क पड़ता है, 2 महीने नौकरी नहीं करेंगे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, लेकिन नहीं, उन्होंने ओथ ली है कि भाई जो लोग बीमार हैं उनको, उनकी सेवा करना, उनको ठीक करना, है ना। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागा ना। उसी तरह से हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है ना। नेक्स्ट है उत्पादन शक्ति व आर्थिक कुशलता में वृद्धि करना। अब देखिए क्या है कि कोई भी देश क्या है कि अगर ज्यादा इंपोर्ट करता है कहीं से, कोई देश से, तो उसकी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर चला जाता है ना। तो आज जिस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जिस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है खास करके हमारे देश में, उस प्रकार से उत्पादन नहीं बढ़ रहा है ना, सही बात है। जितनी चावल की खपत उतनी चावल नहीं हो रही है, जितनी प्याज चाहिए उतना प्याज यहाँ नहीं हो रहा है, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो जितनी आवश्यकता है उतना नहीं है, हम लोग को क्या दूसरे जगह से मंगाना पड़ता है ना, जिस कारण हमें आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। अगर हम विदेशों से आयात होने वाली वस्तुओं का उत्पादन भी अपने देश में बढ़ा देंगे तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो सकती है। अब जैसे कि कभी कभी देखते हैं प्याज 100 रुपए केजी हो जाता है, होता है ना, क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि वो इम्पोर्टेड प्याज होती है ना, दूसरे दूसरे देशों से लाए जाते हैं, हमारे देश में खत्म हो जाते हैं तो दूसरे देशों से लाए जाते हैं, और यहाँ के लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेंगे, यहाँ पे अगर काम बढ़ेगा तो क्या होगा, रोजगार मिलेगा लोगों को। आर्थिक कुशलता में वृद्धि करने के लिए विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में नए 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 व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जाने चाहिए, है ना, ताकि वे अपनी प्रतिभा का प्रयोग देश की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने में कर सके ना। यूनिवर्सिटी को चाहिए कि नए नए ऐसे कोर्स आए जो अभी जरूरत है ना, अभी जरूरत है, उसको पढ़ करके लोग खुद का विकास कर सके, समाज का विकास कर सके और देश का भी विकास कर सके। उसके बाद आता है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाना। अब देखिए टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आएगा, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आएगा
काम उसे आसान होगा कि नहीं होगा, है ना। तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाना, टू एक्सिलरेट द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। आज जिस प्रकार से पूरे विश्व में विज्ञान और तकनीकी का विकास हो रहा है, पर यहाँ पे भी है, हो रहा है, उसमें हम लोग विकसित देशों की तुलना में पीछे हैं, है ना। उसमें हम लोग विकसित देशों की तुलना में, सही बात है, हम लोग अभी काफी पीछे हैं। अगर हम विश्व में अपने स्तर को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता लानी होगी तथा विज्ञान के विकास करने के लिए अपनी शिक्षा प्रक्रिया में बदलाव करना होगा। साइंस को अगर डेवलप करना है तो अपने शिक्षा प्रक्रिया में बदलाव करना पड़ेगा ना, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा हो सकते हैं। और इसके लिए समय के अनुसार तकनीकी पर भी बदलाव करना आवश्यक है, जो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, है ना, अब जरूरत की चीजें हम लोग नहीं कर पाते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए सेना के लिए राइफल्स खरीदते हैं, सेना के लिए जो फाइटर जेट आते हैं, वो सब खरीदा जाता है, तो उसमें करोड़ों रुपया अरबों रुपया का सौदा होता है कि नहीं होता है ना। अब वो चीज क्या है, वो चीज बाहर जा रहा है, दूसरे कंट्री को फायदा हो रहा है। लेकिन सेम चीज अगर हमारे कंट्री में हो सकता तो कितने पैसे बचते, बचते कि नहीं बचते, हमारे देश में ही रहते ना। हमारे पास नहीं, आपके पास नहीं, गवर्नमेंट कहीं तो हमारे देश में रहते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है, दूसरे देशों में वो क्या होता है, दूसरे देशों के पास चला जाता है ना। चलिए, ये तो था जो मेन उद्देश्य है, व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्र संबंधी उद्देश्य, ये था। अब देखिए भारत के वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा के उद्देश्य क्या है, अभी के करंट सिनेरियो में, करंट कंडीशन में भारत की शिक्षा के उद्देश्य क्या है ना, वो पढ़े हम समझेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन द प्रेजेंट कंडीशंस ऑफ इंडिया, है ना, या आधुनिक भारत में शिक्षा के उद्देश्य बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, है ना, जो बच्चा है उसका सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास में क्या होगा, उसका मानसिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, व्यावसायिक तथा रचनात्मक शक्तियों के विकास से है ना। और इन शक्तियों के अभाव में क्या है, कोई भी देश, किसी भी देश अथवा समाज का विकास नहीं हो सकता। अगर ये सब शक्तियां लोगों में नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, तो भी प्रॉब्लम होगी। सोशली वो डेवलप नहीं है, समाज डेवलप नहीं है, तो भी प्रॉब्लम होगी, है ना। आपके पास कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, नया नहीं करना चाहते हैं, नया नहीं कर सकते, तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो देश का तो विकास तो होगा नहीं। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य बालकों को उनकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए क्रियात्मक तथा रचनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित करना है ना। वो तो कहाँ से आएगा, बड़े लोगों को तो आप सिखा नहीं सकते हैं, तो बच्चे को ही डेवलप करना पड़ता है। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास अगर करते हैं तो उसके साथ साथ समाज का भी विकास होगा, समाज के साथ साथ देश का भी विकास होगा, है ना। ताकि उन्हें साहित्यिक, कलात्मक एवं सांस्कृतिक विकास के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास हो सके और आगे चलकर अपने क्षेत्र में देश के विकास में अपना योगदान दे सके, है ना। क्योंकि वो खुद का विकास नहीं करेगा तो देश का योगदान क्या देगा, देगा क्या, नहीं देगा। उसके बाद दूसरा है नैतिक एवं चारित्रिक, ये भी हम लोग पढ़े थे, व्यक्तिगत उद्देश्य में पढ़े हैं, है ना। नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना मतलब कि खुद का मोरल डेवलप करना, खुद कैरेक्टर डेवलप करना। आप कितना भी पढ़ लें, आपको नहीं, अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं तो कोई फायदा नहीं है ना। क्योंकि हर हर जगह अपना अपना रूल है ना, आप अपना रूल तो सब जगह थोप नहीं सकते हैं, तो क्या होगा, आपको वहां के अनुसार आपको ढलना पड़ेगा। तो एक कौन ढल सकता है, जो अच्छा इंसान होगा, जो अच्छा इंसान नहीं होगा वो नहीं ढल सकता है ना। तानाशाही तो नहीं चलेगी ना, ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तानाशाही तो नहीं चलेगी। उसके बाद समाजवादी समाज की स्थापना, तो समाजवादी समाज की स्थापना से तात्पर्य ऐसे समाज की स्थापना करना है जहां जाति प्रथा, भेदभाव, ऊंच नीच इत्यादि किसी प्रकार की भावना नहीं हो। अगर इसमें हम लोग उलझ गए तो आपका समाज डेवलप नहीं कर पाएगा, आपका देश डेवलप नहीं कर पाएगा, है ना। हर जगह समान अवसर प्राप्त हो, अर्थात किसी भी प्रकार की असमानता नहीं हो, सभी को शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा और सभी को प्रकार की नागरिक सुविधाएं मिले तथा खुशहाल जीवन व्यतीत करने का समान अवसर प्राप्त हो। अब मान लीजिए किसी को अपने फायदे के लिए दबा दे रहे हैं तो ये सही नहीं है ना। उसका भी अधिकार है ना कि वो अच्छे से जिए, अपना लाइफ अच्छे से जिए, किसी का हक नहीं लेना चाहिए, है ना। जो जिसका है उसको दे देना चाहिए। अब नेक्स्ट है भावात्मक एकता का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटीग्रिटी। देखिए इमोशन का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में, इमोशन का बहुत बड़ा रोल। इमोशन ही है जो आप जिसके लिए आप लड़ते हैं, जिसके लिए आप करते हैं। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए पढ़ रहे हैं। अगर इमोशन नहीं होता तो अभी तो है क्या मतलब है, हम अकेले हैं, जिंदगी चल जाएगी, कट जाएगी किसी तरह से। लेकिन इमोशंस जुड़े होते हैं, है ना। तो किसी भी देश की सुरक्षा के लिए उस देश में नागरिकों में एकता का होना बहुत जरूरी है ना।
क्योंकि एकता ही वह हथियार है जो दुश्मनों से बचा सकता है। सभी नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधने का सबसे अच्छा तरीका शिक्षा। शिक्षा ही व्यक्ति के अंदर में मैं की जगह हम की भावना उत्पन्न कर सकता है। अगर आपका इमोशन नहीं होगा तो आपके अंदर क्या होगा, मैं की भावना होगा। दूसरे के प्रति क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो कोई मतलब नहीं है, वो क्या फर्क पड़ता है, मेरा थोड़ी जा रहा है। लेकिन अगर वही हम सोचेंगे तो वहां पे फर्क पड़ेगा, इमोशंस होगा तो वहां पे फर्क पड़ेगा। अगर देश, आप भारत में रहते हैं, भारत में अगर कुछ कोई भी घटना हुआ तो क्या आपको फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, क्योंकि वहां पे देश के प्रति इमोशंस जुड़े हुए हैं। वही अगर दूसरे देश में हो रहा है तो हो सकता है आपको फर्क नहीं पड़े, जो दूसरे के प्रति आपका इमोशंस नहीं है ना। हो सकता है नहीं, लेकिन पड़ता है, उसमें भी पड़ता है, लेकिन हो सकता है कि ना पड़े। और शिक्षा ही है ना उचित दिशा आपको प्रदान करती है, और प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ जातीयता, सांप्रदायिकता, भाषावाद, भेदभाव आदि को, उनकी भावनाओं को समाप्त करके भावात्मक एकता का विकास कर सकता है ना। शिक्षा ही वह माध्यम है जो आपको इससे जोड़ सकता है, नहीं तो अब कोई रास्ता ही नहीं है। उसके बाद सांस्कृतिक सद्भावना का विकास है ना, सांस्कृतिक सद्भावना का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल हार्मोनी है ना, डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल हार्मोनी। भारत जैसे विशाल देश में प्राचीन काल से ही जीवन के आदर्शों, मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं, रीति रिवाजों, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा आदि में बड़ी विभिन्नताएं निभाई जाती हैं। क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह आप चले जाइए, कल्चर अलग मिलेगा, वहां का खान पान अलग मिलेगा, वहां का वेशभूषा अलग मिलेगा, है ना। इन सभी के समूह का नाम ही संस्कृति है ना, जो मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है। संस्कृति को बच्चे अपने परिवार एवं समाज की गतिविधियों में भाग लेने से स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, है ना। परंतु अलग अलग परिवेश में रहने के कारण वे अपनी ही संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हैं। जाहिर सी बात है, हम जिस कल्चर में बड़े हुए हैं उसी कल्चर को अपना मानेंगे, उसी को अच्छा मानेंगे। दूसरे कल्चर को लगता है यार ये कैसा कर रहा है वहां पे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। विभिन्न संस्कृतियों में टकराव की बन जाती है, इसी कारण, यही कारण है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और जहाँ जहाँ जाति धर्म स्थान, सॉरी यहाँ पे स्थान होगा, स्थान एवं संस्कृति के आधार पर भेदभाव नहीं करता है ना। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी जाति के धर्म लोग रहते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोगों को किसी तरह का भेदभाव करने का कोई राइट नहीं है ना। बच्चे एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जान सकते, उदार भावना। देखिए बच्चे क्या है, दूसरे संस्कृति के बारे में जानेंगे तब तो उसकी इज्जत करेंगे ना। अब जानेंगे सिर्फ एक ही संस्कृति जानेंगे तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना। अब दूसरा है व्यवसायिक कुशलता की उन्नति। आप देखिए सारे को तो नौकरी नहीं मिल सकती है ना। तो क्या होगा, बिजनेस की ओर बढ़ना पड़ेगा ना, स्किल डेवलप करना पड़ेगा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि ये बच्चों को किसी व्यवसाय तो तैयार नहीं करती है ना। मान लीजिए आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं ट्रेडिशनल कोर्स में, तो वोकेशनल तो उसमें नहीं है ना। आपको बिजनेस के लिए तो उन्हें नहीं सिखाया जाता है ना, स्किल तो नहीं सिखाया जाता है ना, वैसा अलग से जो कोर्स में वही सिखाया जाता है। जैसे शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिल पाती है, वो तो नौकरी नहीं मिलेगी ना, नौकरियां तो सीमित है। इसलिए हमारी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है, प्रत्येक बच्चों को उसकी योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। अगर किसी को लगता है कि भाई टेक्निकल कोर्स करना चाहिए, साइंस टेक्निकल कोर्स कर लेना चाहिए, है ना। किसी को लगता है कि कुछ चीजों को सीखना चाहिए, है ना। सिलाई कढ़ाई लड़की सीखते हैं आजकल, कर रहे हैं ना। कौशल विकास की योजना चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। तो वो क्यों, क्योंकि सबको काम मिल सके, सब आत्मनिर्भर बन सके, और अपना जीविकोपार्जन के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी अपना योगदान कर सके, है ना। तो अपना स्किल्स पर काम करना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को अपना स्किल पर काम करना चाहिए। क्योंकि काम नहीं करेंगे, हो सकता है अगर नौकरी ना मिले तब क्या कीजिएगा, कुछ तो होना चाहिए ना। तो इसलिए स्किल पर ध्यान देना चाहिए, नॉलेज, एडिशनल नॉलेज लेने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा व्यवहारिक शिक्षा। अब क्या है व्यवहारिक शिक्षा, प्रैक्टिकल एजुकेशन। ठीक है, बहुत सारा सब्जेक्ट ऐसा है जो उसको प्रैक्टिकली कोई मतलब, लाइफ से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसी शिक्षा का क्या फायदा जहां वो अपने लाइफ में यूज ही नहीं कर सकता है ना। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक और पुस्तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होने के कारण अव्यवहारिक ही माना जाता है ना। उसके बच्चों के जीवन से कोई संबंध न होने से उसमें कोई रुचि नहीं लेते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे वे अपने भावी जीवन में उसका प्रयोग कर सके, अर्थात सफलता पा सके। मान लीजिए ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अपने जीवन में कोई उसका रिलेशन ही नहीं है, क्या फायदा, कोई फायदा है नहीं। उसके बाद लोकतंत्र, लोकतंत्रीय नागरिकता की शिक्षा, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। भारत एक प्रजातांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष देश है ना। भारत क्या है, प्रजातांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका मूल सिद्धांत है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातृत्व, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता है। परंतु हम इन सिद्धांतों का आज तक अपने जीवन में समाविष्ट नहीं कर पाए हैं। इसलिए शिक्षा के माध्यम से बच्चों को नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट जानकारी दें तथा उसे पालन करने के लिए
जागरूक कर सके, है ना, पालन करने के लिए जागरूक कर सके। अगर मान लीजिए उसको अपना अधिकार ही नहीं पता है, उसे कर्तव्य ही नहीं पता है, तो कहाँ से पालन करेगा, कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास। देखिए अंतर्राष्ट्रीय समझ तो होना चाहिए हर एक बच्चे में, तभी ना दूसरे देशों के साथ मिलकर काम कर पाएगा, है ना। अगर मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय समझ ही नहीं है, दूसरे देशों के बारे में पता ही नहीं है उसको, तो कैसे काम कर जाएगा, है ना। साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है, आज विज्ञान क्या है, सारे देश को नजदीक लाएगा। अभी 4 घंटा में दूसरे देश में पढ़े, 2 घंटा में दूसरे देश में चले जाएंगे, जा सकते हैं ना। आप यहाँ बैठे बैठे वहाँ के जो चीफ है उनसे बात कर सकते हैं, ना। तो अरे आज किसी देश में कोई घटना घटित होती है तो इसका प्रभाव अन्य देशों पर पड़ता है, तुरंत जाहिर सी बात है दूसरे देश में अगर कोई घटना घटित होगी तो प्रभाव तो पड़ेगा, है ना। तो इसलिए संपूर्ण मानव जाति के प्रति प्रेम की भावना पैदा करना बहुत जरूरी है ना। और वो कौन कर सकता है, शिक्षा ही कर सकता है ना, शिक्षा ही कर सकता है। दूसरे देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म और ज्ञान की जानकारी प्रदान करना वो कौन कर सकता है, शिक्षा कर सकता है। तो दूसरे देशों की समस्या को भी समझना होगा, है ना, उसमें रुचि लेनी होगी, तो उसके समाधान के लिए यथासंभव को प्रयास करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई देश, अगर दो देश की अगर आपको जरूरत है, आपको करना पड़ेगा। अगर समस्या में है तो उसका सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद आता है जनसंख्या तथा पर्यावरण शिक्षा। देखिए भारत में क्या है, लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं, है ना, अभी के हिसाब से 140 करोड़ लगभग हैं। तो अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जनसंख्या पर नियंत्रण कर पाना होगा, तथा अपने स्वार्थ से परे हटकर राष्ट्र हित की बात सोचनी होगी। पर्यावरण को बचाना पड़ेगा, है ना, वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, है ना। आधुनिक भारत में शिक्षा के उद्देश्य में जनसंख्या शिक्षा तथा पर्यावरण शिक्षा पर भी विशेष। अब क्या होता है, क्या इंसान अपने शौक के लिए क्या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है ना, नहीं पहुंचा रहा है। तो इस पर थोड़ा सा काबू करना पड़ेगा, तभी देश क्या होगा, डेवलप कर पाएगा, नहीं तो क्या होगा, हम लोग बिखरते चले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आत्मानुभूति का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो सेल्फ रियलाइजेशन होता क्या है, तो मतलब कि अपने अपना अपने गुणों के बारे में पता लगाना, है ना। कोई भी बच्चा को अगर ये नहीं पता कि हम मेरे पास कौन कौन से क्वालिटीज हैं, तो कोई फायदा नहीं है ना। स्वयं के गुणों को पता लगाना ही बालक के लिए आत्मानुभूति है ना, जो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। जाहिर सी बात है, शिक्षा मिलेगा तभी उसको पता चलेगा ना, उसको वैसा एनवायरमेंट मिलेगा तब तो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, नहीं, है ना। इससे बालक को अपने विषय में पूर्ण ज्ञान हो जाता है, वह अपनी कमियों को दूर करके अपनी क्षमताओं एवं रुचियों को बढ़ावा देता है ना। इससे आध्यात्मिकता को बल मिलता है, जिससे विचारों में शुद्धता आती है और बालक में सर्वोत्तम गुणों का विकास होता है, यही, है ना। तो ये काम कौन कर सकता है, तो शिक्षा कर सकता है, तो शिक्षा ही करता है। उसके बाद है अवकाश के उपयोग का उद्देश्य। हाँ, अवकाश ये बहुत बड़ी चीज है। मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, एडिशनल जो आपको शौक है नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कभी टाइम मिलता है तो आप उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसको नॉलेज को गेन करने की कोशिश कीजिए, है ना। व्यक्ति की सभ्यता के विकास के साथ साथ वैज्ञानिक उन्नति भी उच्चता के शिखर को चूम रही है। अतः व्यक्ति को कार्य करने के लिए कम से कम समय देना पड़ता है ना। क्योंकि आधुनिक औद्योगिक युग में यह आवश्यक है कि खाली समय का सदुपयोग किया जाए, है ना। मानव जीवन में अवकाश का अत्यधिक महत्व है, इसलिए खाली समय में बच्चों को रचनात्मक कार्यों के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए और उनकी रुचियों को संगीत, कला, चित्रकला, नृत्य इत्यादि की ओर ध्यान देना चाहिए, है ना। अगर किसी का इंटरेस्ट है कुछ नया करने का, अलग करने का, तो आप उस समय जैसे समर वैकेशन मिलता है, विंटर वैकेशन मिलता है, तो उस समय आप उसको यूज कीजिए, है ना। ये बच्चे को प्रेरित करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण तथा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है ना। शिक्षा क्या है, महत्वपूर्ण तथा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। अतः शिक्षा व्यक्ति को व्यवहारिक बनाती है ना। शिक्षा क्या है, व्यक्ति को व्यवहारिक बनाती है, जिससे उसका पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन संपन्न हो सके और वह देश के स्तर को ऊंचा उठा सके, है ना। कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपके पास कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसमें वीडियो आपको जानकारी चाहिए मेरे से, तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर कोशिश करूंगा, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको फायदा हो।